बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़राअत, तालीम और करप्शन जैसे अहम मौज़ूआत पर, ऐसे मसाइल जो बराह रास्त अवाम की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हाल ही में होने वाली मानसून बारिशों की। आपको बताएं कि सैलाब ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा दी है। इस कुदरती आफत ने जहां लाखों अफराद को बेघर किया है, वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान काश्तकार तबके और ज़रई मईशत को हुआ है। मज़ीद इस बारे में तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लाड़ कैंपस की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्ज़ों का इंकशाफ हुआ है। जबकि ज़ेरे तामीर MNS UT लाड़ कैंपस के दाखिली रास्ते पर 34 एकड़ अराजी पर कब्जे बरकरार हैं। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुबैना करप्शन का, जहां किताबों की छपाई के नाम पर अरबों रुपए के घपले किए जा रहे हैं। बोर्ड की जानिब से छपाई और तकसीम किए जाने वाले कुतुब वक्त पर फराहम न होने के बावजूद ठेकेदारों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में ज़राअत और दीही मईशत बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस कुदरती आफत के आने से लाखों एकड़ फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसमें मकई, चावल, गन्ना, सब्जियां और चारा जात जैसी अहम फसलें मुतासिर हुई हैं। जबकि हज़ारों मवेशी भी इस आने वाले खौफनाक सैलाब की नज़र हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त किसानों का हुआ है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में नई फसलों की काश्त में किसानों को शदीद माली और इंतज़ामी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। मज़ीद इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क भर में 25 लाख एकड़ फसलों की तबाही हुई है, तो इसके बाद हुकूमत किसानों के नुकसान का अजाला करने के लिए क्या कोई इक़दाम कर रही है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ये इंतहाई अहम चीज़ है। जिस तरह क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में असरात फैला रही है, इस तरह पाकिस्तान में भी फैला रही है। और हाल ही में एक अहम जो है वो मीटिंग थी, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे और हमारे पास उसकी ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन मौजूद है। हम ज़रा दूसरे मामलात की तरफ आएंगे बाद में। पहले से थोड़ा सा हम इसका जायज़ा ले लें कि नुकसानात जो हुए हैं उसकी नौइयत क्या है, उसका स्केल कितना है, पंजाब में कितना हुआ, KP में कितना हुआ और सिंध में कितना हुआ। उसके बाद फिर हम आएंगे कि क्या जो सिंध और पंजाब की जो थोड़ी बहुत टसल भी चल रही है, हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कुछ बयानात दे रही हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंध से शर्जील मेमन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दूसरे वज़रा की तरफ से बयानात भी आए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को लेकर और बैरूनी फंडिंग को लेकर काफ़ी बयानबाजी चल रही है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, हो क्या रहा है ग्राउंड पे और रियलिटी क्या है इस वक्त जो चल रहा है। तो पहले अगर हम डैमेजेस की तरफ आएँ, जैसे कि आपने हल्का सा जिक्र किया, 25 जो है वो लाख एकड़ ज़मीन जो फसलों की ज़मीन है, जो काबिल काश ज़मीन समझी जाती है, 25 लाख एकड़, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। और ये मुकम्मल पूरे पाकिस्तान की जो है वो ये डिटेल्स हैं। अच्छा। और ये तकरीबन जो मुल्क में काश किया जाने वाला इलाका है उसका 7.7% बनता है, या तकरीबन 8% जो है वो बनता है। मुल्क के अंदर 8% जो फसलें काश की जाती हैं उसका 8% हालिया जो सैलाब था 2025 का, और जिसके नुकसान से अब भी किसान जो है वो मुतासिर हो रहे हैं कई कई जगहों पे। तो उनके पूरे ट्रक जो है, जो ट्रैक्टर थे, वो आधे या पूरे मुकम्मल तौर पे रेत और मिट्टी में जो कीचड़ आया जो उसमें जो है वो धंस चुके हैं। तो इस नुकसान की जो तबाही है और उसका स्केल बहुत ज़्यादा है। और अभी ये इनिशियल असेसमेंट है, इसमें NDMA के फिगर्स हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के फिगर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने फिगर्स ओवरऑल इसमें शामिल हैं। तो ये सारे फिगर्स हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि मुतासरा इलाका था, शुरू में जो बारिशें हुई तो हमने देखा कि पंजाब की तरफ बुनीर, स्वात, उस इलाके में जो फ्लैश फ्लड्स आए और हमने देखा कि 15-15 फुट तक जो दुकानें थी वो पानी में जो है वो डूबी हुई थी, कीचड़
सारा कुछ बर्बाद हो गया और कहीं कहीं जो है वो छोटे छोटे देहात थे वो बहा के ले गए। लेकिन उसके बाद जब पंजाब में जब ये पानी जो इंडिया से आने वाला पानी है वो भी जब शामिल हुआ इसके साथ रावी चनाब, तो उसमें हमने देखा कि ये जो 10 बड़े शहर हैं, मैं उनके अब नाम लूँगा, और उन शहरों में बल्कि आप समझें कि ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो है पार्शली और होलली जो है मुतासिर हुए, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, जंग, हाफिजाबाद, चिन्योट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, और इस इलाके का कहा जा रहा है कि 1 लाख एकड़ इन 10 शहरों में जो है वो नुकसान पहुंचा है, और तकरीबन ये 3% है। यानी टोटल जो 8% मुल्क भर में जो काश्त जो वाला इलाका है, जो फसलों वाला इलाका है, उसका जो 3% है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पंजाब में हुआ है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है इसमें डीआई खान, बुनीर सवाबी, और सिंध में कश्मीर और कश्मोर और घोटकी का जो इलाका है वो मुतासर हो रहा है। सिंध में अभी ज़ाहिर है उसकी शिद्दत और उसकी रफ्तार में तो कमी आई है, लेकिन जो पंजाब में जो नुकसान किया है, कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि शायद ये 2010 से ज़्यादा का नुकसानदेह सैलाब है। और आरिफ हबीब जो लिमिटेड ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, उनकी इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर का जो तखमीना है वो लगाया गया है। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो पैसों का तखमीना है वो ओवरऑल जो है वो सिर्फ फसलों तक का लगाया है, उसका डेटा हम शेयर करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सारा जो है वो जो डैमेज हुआ है उसकी असेसमेंट इस वक्त जारी है, एनडीए में भी कर रहा है, और इसके अलावा और जो 2-3 इदारे हैं, पाकिस्तान जो फेडरल फ्लड कमीशन है वो भी इसकी जो असेसमेंट वगैरह कर रहा है। अच्छा, तो पंजाब के चारों ही सूबों की इनिशियल फिगर्स जो सामने आई हैं उस हवाले से हमें बता दिया है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में गन्ने, चावल, मकई और चारे की 90% फसलें जो हैं ना, वो कहा जा रहा है कि उनकी तबाही हो चुकी है। एक बड़े ग़ज़ाई बहरान की तरफ ये तबाही इशारा कर रही है। क्या हुकूमत की जानिब से कोई हंगामी फूड सिक्योरिटी प्लान मौजूद है? देखें फरजाना, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो पंजाब के कुछ इलाक़ों में जो गंदम स्टॉक की जाती है, ज़ाहिर है तकरीबन हर साल, बल्कि अब पिछले कुछ सालों से बम्पर क्रॉप वाला जो फैक्टर था वो कम हो रहा है। यानी अच्छी खासी जिसे कहते हैं कि जो तवक्को से ज़्यादा जब आपकी फसल होती है तो वो बम्पर क्रॉप कहलाती है। तो बम्पर क्रॉप पिछले 1-2 सालों से ज़ाहिर कम हो रही हैं, लेकिन पिछले साल की जो गंदम थी उसको जो स्टॉक किया गया, और इस साल के आगाज़ में जो फिर कटाई वगैरह हुई, तो वो जो स्टॉक किया गया वो उसका कई जगहों पे बहुत अहम जो हिस्सा था, उसका जो स्टोरेज जो जगह थी उनमें काफ़ी हद तक जो है वो पानी आ गया, जिससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कई लोगों को मुअत्तल वगैरह भी किया है। लेकिन एक तरफ जैसा आपने सवाल किया कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, तो अब ज़ाहिर है पंजाब में ब्यूरोक्रेसी भी लगी हुई है, और इसी तरह जितने भी ACC हैं, DCs हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि एक नेशनल एक विजन या नेशनल पॉलिसी होती है जिसके तहत जो है वो लेकर चीज़ों को चला जाता है। हाल ही में इस हफ्ते के आगाज़ में एक स्टैंडिंग कमेटी हुई फूड सिक्योरिटी की, और उसके अंदर तकरीबन इससे रिलेटेड बातों पे ही जो है वो डिस्कशंस हुई, सेनेटर्स ने सवाल वगैरह पूछे, तो वहाँ पे जो डिस्कशंस हो रही थी वो इंतहाई मायूस कुन थी, और वहाँ पे सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्टर ऑफ फूड तो आए नहीं थे, वो कह रहे थे वो मुल्क से बाहर हैं। लेकिन ओवरऑल जो डिस्कशन हो रही थी वो मतलब मैं और आप शायद जिन सवालात को, जिन नुकात को डिस्कस कर रहे हैं, उस सतह की पॉलिसी लेवल की जो डिस्कशंस हैं या जो अंडरस्टैंडिंग है या उसके हवाले से कोई कंसर्न जो पाया जाता है वो भी हमें वहाँ नज़र नहीं आया। और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती हैं, ये एक लिटमस टेस्ट होती हैं किसी भी वजारत की परफॉर्मेंस का, किसी भी वजारत के जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, ये उनके लिए एक जो है वो लिटमस टेस्ट होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो पंजाब के फिगर्स हैं, अगर मैं आपके सामने रखूँ, जैसे थोड़ा सा आपने जिक्र किया कि मकई की, गन्ने की और चावल की 90% से ज़्यादा जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। जो है वो कई कई जगहों पे 6-7 फुट तक रेत और मिट्टी जो है वो कीचड़ एक किस्म का, अब वो खुश्क होना भी शुरू हो गया है। कुछ जगहों पे जहाँ पे पानी उतर गया है तो वहाँ पे कई जगहों पे कहा जा रहा है कि शायद इसमें 1 साल लगे इसको दोबारा काबिल काश्त बनाने के लिए। तो जो फसलें तो बर्बाद हुई, लेकिन इसके साथ जो सारा ये डैमेज हुआ, और अभी भी हमारे सामने 1978, 1980, 1985 के अखबारात की जो है वो जो तराशे हैं वो आते हैं कि जनाब उस वक्त के वज़ीर आला, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे या उस वक्त के जो फलाना सियासतदान थे, उन्होंने जनाब वो बूट पहने में वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, और रावी और चनाब में ये जो पानी आ चुका है हमने इसका, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि
40 साल से 50 साल से ऊपर हो गए हैं, ये मामलात आते जा रहे हैं। और अब तो NDA मैंने हालिया कई दफ़ा कुछ ब्रीफिंग जो हुई हैं उसमें उन्होंने बड़ा तफसील से जिक्र किया कि आने वाले सालों में यानी अगले साल जो है वो 22% से ज़्यादा बारिशें और यानी डैमेजेस होंगे। अगर हम बात करें किसानों के हवाले से तो उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें ना तो सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि 6.5 अरब रुपए का वहाँ पर नुकसान भी हुआ है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि वो किसानों को संभाला दे सके, तो किस तरह से मैनेज होगा फिर? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मैं पंजाब के थोड़े से फिगर्स आपको बता दूं कि जो पंजाब में जो कॉटन है, गन्ना है, फिर चावल है, फिर इसके अलावा मकई है, फिर इसके अलावा सरसों है, फिर चारा है और जो ताज़ा वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इन सब को शदीद नुकसान पहुंचा है। और कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 24,000 कुछ एकड़ के करीब जो इलाका है वो कुछ चंद शहरों में ये वो एस्टिमेटेड जो नंबर है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह का सिंध की बात की जाए तो सिंध में तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का जो इलाका है वो डैमेज हुआ है। उसी में इसी तरह उसमें खजूर है, उसमें मिर्च है, उसमें सरसों है, उसमें प्याज की फसल है। सिंध से और गिलगित से पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा अच्छा प्याज आता है, तो उसकी फसल जो है वो भी मुतासिर हुई। इसी तरह सब्जियाँ बहुत सी जो है वो जो नॉर्थ के इलाके हैं उनमें अगर सर्दियों वगैरह में जब सब्जियों की पैदावार कम हो जाती है तो हम सिंध से देखते हैं बहुत अच्छी और ताज़ा सब्जियाँ आती हैं, तो इस साल उसके भी जो है मुतासिर होने का खदशा है। और इसमें इसी तरह जो खजूर वगैरह की जो काफ़ी जो दरख्त वगैरह हैं, छोटे पौधे थे, नए पौधे जो लगाए गए हैं वो मुतासिर हुए हैं। ये तो सिंध की हद तक है। इसी तरह KP की अगर बात की जाए तो 35,000 एकड़ से ज़्यादा की जो फसलें हैं वो तकरीबन यही चावल और दूसरी जो फसलें थी उनको नुकसान पहुँचा है। और KP में तकरीबन 20 के करीब ऐसे इलाके हैं, यानी एबटाबाद, बाजौड़, बटग्राम, नॉर्थ वजीरिस्तान, हरीपुर, करक, कुर्रम, चारसद्दा, ये सारे इलाके हैं जो मुतासिर हुए। और तकरीबन 6.5 अरब रुपए के नुकसान का जो है इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़ाहिर है उतना डैमेज नहीं है जितना पंजाब में है, लेकिन स्टिल जो है वो परेशान कौन है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम जानवरों की बात की जाए तो अगेन ये एस्टिमेटेड डेटा है और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो इस सारे डैमेजेस और इन चीज़ों को देखती है, फोरकास्टिंग वगैरह भी करती है। और हमने देखा कि उन्होंने फोरकास्टिंग भी की। तो NDMA के डेटा के मुताबिक तकरीबन 6,509 जो जानवर हैं उनको नुकसान पहुँचा है तकरीबन 4 सूबों में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित जो है वो बल्तिस्तान में। जो सबसे ज़्यादा जानवरों का नुकसान पहुँचा है, जो फ्लैश फ्लड्स आए थे खैबर पख्तूनख्वा में, 5,467 जो जानवर हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा में गए। और हमने देखा कि जब वो फ्लैश फ्लड्स बुनेर में आए, कुछ लोगों ने इसे क्लाउड बर्स्ट का भी नाम दिया, तो जो है वो पूरे के पूरे जो छोटे छोटे जो देहात थे वो पूरे के पूरे घर और उनमें जो जानवर और साजो सामान था वो सारा के सारा बह गया। तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो 5,467 जो जानवर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए। और उसके बाद जो बड़ा नंबर आता है वो आता है बलूचिस्तान का 380, AJ 239, सिंध 235 और पंजाब में सबसे कम 121। उसकी वजह ये थी कि जब यहाँ से नॉर्थ से पानी जाना शुरू हो गया तो कुछ प्रेडिक्शंस आ गई, तो लोगों को मूव भी किया गया। और इसके अलावा जो माल असबाब था उसकी भी काफ़ी हद तक हिफाजत जो है वो पंजाब में कर ली। सैलाब आ गया, फैक्ट्स और फिगर्स भी हमारे सामने आ गए, लेकिन इस तमाम मामलात के बाद, इस तबाही के बाद क्या वफाकी हुकूमत ने किसानों के लिए किसी किस्म का भी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, या फिर ये मामला सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये दस्तावेजात तक ही महदूद रहेगा? अगर हम स्टार्ट करें कि किसने क्या कर लिया है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक देखें, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसमें जहां जिन लोगों की जानें गई हैं उनको 20 लाख रुपए, फिर जहां पे लोगों के घर ख़राब हुए हैं या दुकानें डिस्टर्ब हुई हैं, मेजर डैमेज हुआ है तो 10 से 15 लाख रुपए उनको मिले हैं। इसके अलावा जो एक किस्म की पॉकेट मनी के तौर पे दिए गए वो अलग थे। इसके अलावा जो लाइफ एंड लिम्ब का जो नुकसान हुआ उसके डैमेजेस में तो खैबर पख्तूनख्वा ने काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें इनिशियली कर ली हैं। ज़ाहिर है पब्लिक फीडबैक इस पे आना है, ये तो उनका ऑफिशियल वर्जन है।
अगर वफाक की सतह पे देखा जाए तो वफाक की सतह पे हमें फिल वक्त वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही। ये बड़ा एक जिसे कहेंगे $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इस वक्त वफाक की सतह पे हमें को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है शायद पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो देख रही हैं और वही चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, और फेडरल से यहाँ पे किसी किस्म का ना कोई बयान चल रहा है ना कुछ और हो रहा है। अलबत्ता ये हुआ है कि पंजाब और सिंध के जो वज़रा वगैरह हैं, चीफ मिनिस्टर का हमने देखा कि आपस में जो है एक दूसरे के टसल शुरू हुई, तो एक थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब उसका नुकसान ये हो रहा है, मिसाल के तौर पर वजह क्या है वो बता दें हमें, ताकि हमें भी क्लैरिटी हो जाए कि आखिर मामला क्या चल रहा है। अब देखिए फरजाना, ये थोड़ा सा पेचीदा भी है, इसमें ज़ाहिर है कुछ पॉलिटिक्स भी है और कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट भी है, ज़ाहिर ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वेलफेयर का फैक्टर शायद उसमें कम होगा। मिसाल के तौर पर सिंध की तरफ से शुरू में बयानात आए कि जो डैमेजेस का स्केल है वो बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों का दौरा भी किया और वहाँ पर गए और लोगों से मिले भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब सिंध से हमने देखे बयानात के जनाब बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत जो लोगों को पैसे वगैरह हैं जो 20-20 हज़ार रुपए हैं वो जारी किए जाएं ताकि लोग अपने आप को संभाल सकें और वो कर सकें। जो वो स्टार्ट हो रही लोगों को दाएं बाएं मूव किया जा रहा है। तमाम सूबों की बात कर रहे हैं, तो सिंध के हवाले से अगर उसके नुकसान की बात की जाए तो सिंध में 1 लाख एकड़ काबिल काश ज़मीन इस वक्त मुतासिर हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ज़मीन आइंदा सीजन तक काबिल काश रहेगी या फिर ये मुस्तकिल बर्बादी का ही सामना करेगी? देखिए सिंध में हम ये कहेंगे कि खुशकिस्मती कह लें कि कश्मीर और वो गोटकी और वो जो इलाके थे वो थोड़े बहुत मुतासिर हुए हैं। जो नशेबी या लो लाइंग एरियाज जिसे कहा जाता है वहाँ पे दायरे पानी आया लेकिन लोगों को दायरे मूव कर दिया था, और तकरीबन 1 माह पहले ही जो डैमेजेस पंजाब में स्क्रीन पे नज़र आए तो सिंध गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई, चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरी और हमें दूसरे जो वज़रा थे वो हमें नज़र आए, और मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हुए मुर्तज़ा वहाब भी हमें नज़र आए, मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे। तो सिंध ने ज़रा किसी हद तक तैयारी तो की हुई थी, लेकिन डैमेजेस का जो स्केल था जो पंजाब में जो उसने डैमेज किया तो सिंध की तरफ जो है वो उतना ज़्यादा उसका जो है वो ना उसकी जो है वो ना प्रेशर उतना था और ना उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी जितनी पंजाब में हो सकी थी। तो सिंध ज़ाहिर है 1 लाख के करीब जो कंप्लीट डैमेज हुआ है वो 1 लाख के करीब एकड़ जो है वो ज़मीन है। इसी तरह 10% जो ज़मीन है उसको पार्शल डैमेज हुआ है सिंध के अंदर। और ओवरऑल जो जुज़वी नुकसान हुआ है वो तकरीबन 4,32,821 एकड़ जो जुज़वी नुकसान है वो सिंध में फसलों को पहुंचा है। बहरहाल ये जो सिंध के फिगर्स हैं थोड़े से मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ जगहों पे तो पंजाब से भी ज़्यादा डैमेजेस शो किए हुए हैं। तो ये मेरे लिए बड़े हैरान कौन है। मेरा ख्याल है कि NDA में और जो वफाक के इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, वो इन नंबर्स को डबल चेक ज़रूर करेंगे, और उनके जो वफाक के नुमाइंदे सूबों में होते हैं वो जाके इन इलाकों को काउंटर चेक ज़रूर करेंगे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ इस सारे मामले में जिसका आपने भी जिक्र किया कि वफाक की सतह पे किसी किस्म की कोई कॉम्प्रिहेंसिव वो नज़र नहीं आ रही। इसमें कोई शक नहीं है कि सूबों को जो है वो चीज़ जो देखते हैं PDMAs बन चुके हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बन चुकी हैं। डैमेजेस हुए, जितनी भी तबाही हुई, सबका जिम्मेदार मॉनसून है। ठीक है, मॉनसून हर साल आता है, लेकिन कहा जा रहा था कि आने वाले वक्तों में मॉनसून बहुत ज़्यादा तबाही लेके आएगा और बहुत सीवियर किस्म का होगा। तो मॉनसून से पहले क्या मुतल्लिका इदारों ने किसी पेशगी वार्निंग या तैयारी या बंदोबस्त किया था, और अगर नहीं किया था तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये तो पहले से बता दिया जाता है कि अगली बार जितना जो मॉनसून आएगा वो ज़्यादा सीवियर होगा। फरजाना, मेरे ख्याल है ये इंतहाई अहम सवाल है। इस साल जो डैमेजेस हुए हैं, और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद 2010 और 2022 से अच्छा खासा नुकसानदेह जो है वो ये सारा एपिसोड था मॉनसून का। और इस पे अगर संजीदा तरीके से इंक्वायरी की जाए, हम स्टैंडिंग कमेटीज़ भी कवर करते रहे, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो NDA में वगैरह की ब्रीफिंग्स भी आती रही हैं। महकमे मौसमियात ने मई में बता दिया था कि इस साल जो बारिशों की जो शिद्दत है वो पहले से ज़्यादा होगी, और इसके अलावा जो एक दो तीन गैर मुल्की इदारे हैं, मैंने ख़ुद वो रिपोर्ट देखी थी और मैंने वो जो है एक्स पे डाली हुई थी, ट्वीट भी की थी कि, और ये शायद अप्रैल की बात है, तो मई में हमारे वफाकी इदारे जो महकमा मौसमियात हैं, जो मेट डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सारे मामले की जो है वो एक वार्निंग जारी की थी कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी। तो उस वक्त से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। असल में
हमारे यहाँ मसला ये होता है कि वो शेर आया, इनको लगता है कि इंतजार करते रहते हैं ना। देखा जाए तो सैलाब तो आ जाता है, तबाही करके चला जाता है ना। सैलाब एक कुदरती आफत हो सकती है, मगर तैयारी ना होना, किसानों की मदद ना करना और फसलों की तबाही पर खामोश रहना, ये एक इंतजामी नाकामी है। जब किसान ही खेत छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा तो सवाल सिर्फ फसलों का नहीं, पूरी मईशत का होता है। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लाड कैंपस की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जों का इंकशाफ हुआ है, जबकि ज़ेरे तामीर MNS UET लाड कैंपस के दाखिली रास्ते पर 34 एकड़ अराजी पर कब्जे आज भी बरकरार हैं और कब्जे वागुजार ना होने की वजह से 1 दहाई से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इमारत मुकम्मल ही नहीं हो सकी है। मजीद इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर से। ज़हीर, क्या वजह है कि 2012 में शुरू होने वाला लाड कैंपस अभी तक मुकम्मल ही नहीं हो सका है? जी, 2012 में जो ये यूनिवर्सिटी है, इसके लाड कैंपस की मंजूरी हुई थी और तामीराती काम का आगाज किया गया था, मगर बड़े पैमाने पर कब्जे थे। 210 एकड़ अराजी जो सरकारी थी उसको मुख्तस किया गया था यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए, लाड कैंपस के लिए। मगर हुआ ये कि बड़े पैमाने पर कब्जा माफिया जो है वो इस अराजी पर काबिज था। क्योंकि ये मुल्तान का मदाफाती इलाका है तो ज़रई रकबा था, तो लोग अरसा दराज से सरकारी ज़मीनों पर काबिज थे। ये जो ज़मीन थी इसको वागदौर करवाने के लिए उस दौर के जो अरकान असम्बली थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो 210 एकड़ में से ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो वागदौर करवा ली गई थी, जिसके बाद उस पर तामीराती काम शुरू हुआ था। फेज 1 जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। ये 2 फेज में तामीर होनी थी। पहले फेज में एडमिन ब्लॉक था, उसके अलावा मुख्तलिफ शोबाजात की तामीर थी, मस्जिद की तामीर थी, वाइस चांसलर ऑफिस की तामीर थी। इस तरह मुख्तलिफ जो है तामीराती काम था। फेज 1 का वो 95% मुकम्मल हो चुका है, मगर फेज 2 का काम इसलिए रहता है कि 34 एकड़ पर कब्जे जो है वो अभी तक बरकरार हैं। जिस अराजी पर कब्जे अभी तक बरकरार है वहां पर तलबा के हॉस्टल्स जो है, साफ ज़ाहिर जब भी कोई यूनिवर्सिटी तामीर होती है तो उसमें तलबा के क़याम के लिए हॉस्टल्स जो है वो उसकी तामीर लाजमी एक जुज़्व होता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हॉस्टल्स की तामीर ही नहीं है। अगर इस कैंपस को अभी तक जो है वो अगर फाल कर भी दिया जाता आने वाले दिनों में तो तलबा को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें रिहाइश के लिए साफ ज़ाहिर है शहर में रिहाइश रखनी पड़ेगी, तो वो एक तरह से उनके लिए वो मुश्किल मरला होगा। अगर ये कब्जे वागुजार नहीं होते, हॉस्टल की तामीर नहीं होती, तो तलबा की मुश्किलात उसी तरह से बरकरार रहेंगी। मजमूई तौर पर ये 210 एकड़ रकबा था जिसमें से 34 एकड़ अभी तक कब्जा तो क्या ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कब्जे वागुजार करवाने के लिए ज़िले या सूबाई हुकूमत से बर वक्त कोई मदद तलब नहीं की है ताकि उस इमारत को मुकम्मल किया जा सके? जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं मादी में ले जाता हूँ कि 2012 में जब ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है उसके भी वो भी कायम हुई थी, साथ ही इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये भी कायम हुई थी। अब हुआ ये कि टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये जो क्लासेज है वो बिठा दी गई, वहाँ पर ही यूनिवर्सिटी का जो आर्जी निज़ाम है वो शुरू कर दिया गया। अभी तक उसी टेक्नोलॉजी कॉलेज कासमपुर कॉलोनी में ये यूनिवर्सिटी जो है ये इसकी क्लासेज हो रही हैं, वहाँ पर ही सारा अमला बैठता है। जो लाड कैंपस है वो अभी तक तामीर ही नहीं हुआ। दूसरी जानब अगर बात की जाए ज़रई यूनिवर्सिटी की, तो ज़रई यूनिवर्सिटी का 180 एकड़ रकबा था, जिसमें से 173 एकड़ रकबा जो है उस पर कब्जे थे। मगर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर आसफ अली, उन्होंने भरपूर किरदार अपना अदा किया और ज़्यादातर जो अराजी थी वो वागुजार करवा ली और अराजी वागुजार करवा कर वहाँ पर तामीराती काम शुरू करवा लिया और 6 साल के अंदर अंदर वहाँ बाकायदा क्लासेस भी शुरू हो गई। अब वहाँ पर 7000 से ज़ायद जो स्टूडेंट हैं वो ज़ेर तालीम है। अगर यहाँ पे आए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3000 के करीब जो स्टूडेंट है वो ज़ेर तालीम है। वजह क्या
है कि जहां पर अभी ज़ेर तालीम है बच्चे, वो एक टेक्निकल कॉलेज था, टेक्नोलॉजी कॉलेज था, उसी के अंदर ही क्लासेस का इजरा किया गया। अगर यही लार्ड कैंपस फाल हो जाए तो यहाँ भी तलबा की तादाद जो है वो 7,000 से ज़ायद हो सकती है। तो एक तरफ तलबा का तालीमी हरज हो रहा है क्योंकि सीटें ही उतनी नहीं है कि तलबा को उतना दाखिला दिया जाए। दूसरी जानब जो नया कैंपस है वहाँ पर जो कब्जे हैं वो वागुजार ना होने से अंदाज़ा करें कि जो लार्ड कैंपस का मरकजी गेट नस्ब होना है वो भी कब्जों की वजह से भी नस्ब नहीं किया जा सका। अंदाज़ा करें कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसका जो आपका पहला तारफ होता है वो यूनिवर्सिटी का गेट होता है, तो यूनिवर्सिटी का गेट ही नस्ब नहीं किया गया। अंदाज़ा करें कि इस हद तक अब यहाँ पे जो मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि वाइस चांसलर की, जब भी कोई वाइस चांसलर यहाँ पे आता है तो ज्यादा अरसा वो ठहरते नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर मुस्तकिल वाइस चांसलर जो है वो अभी तक तैनात ही नहीं है। अभी जो मौजूदा वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, वो उनको भी सिर्फ 6 माह के लिए तैनात किया गया। उनके पास भी एडिशनल चार्ज है। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक जो है वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। तो जब मुस्तकिल वाइस चांसलर ही तैनात नहीं होगा तो किस तरह से यूनिवर्सिटी का इंतजाम जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा। और दूसरी जानब जो इतने बड़े रकबे पर कब्जे हैं, उन कब्जों को वागुजार करवाने के लिए हिकमत अमली कैसे तश्कील दी जाएगी। तो मुस्तकिल वाइस चांसलर की अदम तैनाती जो है वो भी इसकी एक वजह है। देखा जाए तो 34 एकड़ इज नॉट अ फिगर। 34 एकड़ पर कायम नाजायज कब्जा है। किन नासिर ने किया है ये कब्जा जो वागुजार ही नहीं हो पा रहा है, और क्या उनके खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई की गई है? जी आपको यहाँ पे ये भी बताऊं कि ये जो मुल्तान के मदाफाती इलाके हैं, यहाँ पर सूबाई हुकूमत की काफ़ी ज़्यादा अरादी थी, उसमें कुछ विफाकी जो महकमे हैं उनकी अरादी भी थी। यहाँ पर सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी है इसके रकबे पर कब्जा नहीं है, इससे मुल्का एक थोड़ी सी अरादी है वो रेडियो पाकिस्तान की है। अच्छा। तो रेडियो पाकिस्तान की अरादी पर भी कब्जे अभी तक बरकरार हैं। तो जब इस हवाले से बात की जाती है तो जवाब यही सामने आता है कि बासर लोग हैं, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। बाज़ ये भी मौक़िफ़ सामने आता है कि उन्होंने अदालतों से स्टे आर्डर लिए हुए हैं। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी साफ जाहिर है जो मुतलका महकमे है। जिस तरह रेडियो पाकिस्तान है तो रेडियो पाकिस्तान के जो अफसरान हैं उनको चाहिए कि वो कब्जे बागुजार करवाएं। इसी तरह अगर किसी जगह पे महकमा रेलवे की अराजी पर कब्जे हैं तो महकमा रेलवे को चाहिए। इसी तरह अगर इस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर की अराजी पर कब्जे हैं तो ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। इस हवाले से जब हमारी यूनिवर्सिटी के तर्जमान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि आने वाले दिनों में जिले इंतजामिया से मदद मांगी जाएगी ताकि तमाम तर जो कब्जे हैं उनको वागुजार करवाया जा सके और यूनिवर्सिटी का जो फेज 2 है उस पर काम शुरू हो सके। तो ये तो इंतजामी मौक़िफ़ है। ताम जिस सुस्त रवि से ये कब्जे वागुजार करवाए जा रहे हैं 2012 से लेके अब तक अंदाजा, ये इंतजामिया जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी की तरह कोई मौसर हिकमत अमली क्यों नहीं अपना सकी? वो एक उस हिकमत अमली के ऊपर अगर अमल दरामद होता क्या ये सारे काम ना हो जाते? जी यहाँ आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था कि जो वाइस चांसलर हैं उनकी मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती नहीं हो रही। यहाँ पर जब भी चार्ज मिला है तो किसी और यूनिवर्सिटी के किसी शोबे के सरबराह को एडिशनल चार्ज दिया गया है। ज़्यादातर जो चार्ज थे वीसी के वो एडिशनल थे। साफ जाहिर है उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। तो यहाँ पे एक इजाफी एक तरह का समझ लें कि बोझ उन पे डाला गया, जिसकी वजह से वो उस तरह से देखभाल नहीं कर सके, मामला जो यूनिवर्सिटी के थे उनको उस तरह से हल नहीं कर सके। अगर बात की जाए ज़रई यूनिवर्सिटी की तो ज़रई यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर थे उन्होंने एक अरसा गुजारा। साफ जाहिर है उनका पहला टेन्योर था 3 साल का, फिर दोबारा 3 साल का उनका टेन्योर था। तो लगातार 6 साल उनको मिले, जिसमें उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जितने भी कब्जे थे उनको वागुजार करवाए। तो यहाँ पर अगर मुस्तकिल वाइस चांसलर जो है उनकी तैनाती अमल में लाई जाती तो शायद यहाँ पर भी तमाम तर कब्जे जो हैं वो वागुजार करवा लिए जाते। तो एक तरफ तलबा का हरज हो रहा है, साफ ज़ाहिर है ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें अगर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में उतनी सीट्स ही नहीं होंगी तो तलबा कहाँ से तालीम हासिल करेंगे। अगर यहाँ पर अगर ये यूनिवर्सिटी का जो लार्ड कैंपस है उसको फाल कर दिया जाए तो जो तादाद 3000 के करीब है वो तादाद जो है वो 7000 से भी तजावज़ कर जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि हर साल 4 से 5000 तलबा जो है वो इजाफी जो है वो दाखिल हो सकते हैं। तो अगर ये हिकमत अमली ऐसी बनाई जाए, इंतजामिया की मदद ली जाए, तमाम रकबा वागुजार करवाया जाए और यूनिवर्सिटी की जो तामीर है इसका फेज 1 भी मुकम्मल होने वाला। ये जो कब्जा किया गया है, क्या इन नाजायज काबजीन में से कोई बासर सियासी या समाजी शख्सियत भी है जिसकी वजह से कब्जे वागुजार नहीं हो सक रहे हैं?
जी, इब्तदाई दिनों में जब यूनिवर्सिटी कायम हुई थी 2012 में, तो उस वक्त कुछ सियासी अफराद की पुष्टपनाही हासिल थी कब्जा माफिया को, जिसकी वजह से शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मदामत का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानब से, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से ऐसे इकदाम किए कि उन कब्ज़ों को भागदार करवाया गया, क्योंकि ये एक जगह पे कब्जे नहीं थे, ज़िले यूनिवर्सिटी के भी कब्जे थे और ये जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है इसके भी कब्जे थे। तो दोनों जानब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसके बाद अरकान असम्बली जो मुल्तान से ताल्लुक रखते थे उनको भी इन्वॉल्व किया गया। बहुत ही पेचीदा कर दिया जाता है। तालीम सिर्फ इमारतों से नहीं होती, मनसूबाबंदी, अज़म और दयानतदार क़यादत से परवान चढ़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुतल्लिका इदारे हैं और हुकूमत है वो इस मामले को संजीदगी से लेंगे और आने वाले वक्त में मुस्बत पेशरफ्त हमें देखने को मिलेगी। वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि सिंध में हर साल मुफ्त तदरीसी किताबें फराहम की जाती हैं और माली साल 2024 और 25 में किताबों की छपाई के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की गई है। बोर्ड की जानिब से छपाई और तकसीम किए जाने वाले कुतुब वक्त पर फराहम ना होने के बावजूद ठेकेदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और उन पर आयद होने वाले जुर्माने भी मुआफ कर दिए गए हैं। इस अमल के नतीजे में सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और हुकूमत सिंध की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, मगर बदकिस्मती से किताबों की फराहमी में तवील ताखीर के बायस हज़ारों तलबा को वक्त पर निसाबी मवाद ही नहीं मिल सका। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए किया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, ये बताएं कि क्या चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल था कि वो जुर्माने माफ़ करें और मुकम्मल अदायगी करवाएं, जबकि मुआहिदा वाज़े खिलाफ वर्जी की निशानदेही करता है? थैंक यू सो मच। और बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ जो इदारे, हम हर मरतबा इसी तरह से बात करते हैं कि जो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं उसकी बुनियाद पर चीज़ें हाईलाइट भी करते हैं कि सिंध हुकूमत या कोई भी जो हुकूमत हो वो उनकी कोशिश यही होती है, इदारों का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो आवाम को जो है रिलीफ दे दें या उनको फ़ायदा दे दें। इसी तरह से ये देखें, बुनियादी चीज़ है कि सिंध के अंदर जितने बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम देने के हवाले से ये कुतुब उनको फराहम करना है। जितना निसाब अगर उनको वक्त पर नहीं मिलेगा तो ज़ाहिरी तौर पर उनकी तालीम मुतासर होगी। इसी इतला पर और इसी वजह से जो ऐसी इतलात पहुंची चेयरमैन एंटी करप्शन के पास और उसके बाद उनके अहकामात की रोशनी में एक आला सतही तहकीकात शुरू की गई है और इस ज़िम्मन में मुतल्लिका जो अफसरान हैं, ख़ासतौर पर चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उनको ख़त लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि आप रेलेवेंट रिकॉर्ड दे दें। मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात या मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए हैं महकमा एंटी करप्शन को या हमें जो फराहम किए गए हैं उसके तहत जो बताया जाता है, जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इस अमल से जो सिर्फ एक साल का जो के अंदर 100 मिलियन रुपए, समझे कि 1 अरब रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, करप्शन हुई है या उन ठेकेदारों को फ़ायदा दिया गया है। ये बुनियादी तौर पर इस तरह हुआ था कि 30 दिसंबर जो 2024 को एक वर्क आर्डर जारी किया गया था जो पब्लिशर्स थे, ठेकेदार थे, कि उनको 30 मार्च 2025 तक यानी 90 दिन के अंदर उनको निसाबी किताब जो है वो फराहम करनी थी। असल फराहमी जो है 26 जुलाई 2025 को मुकम्मल हुई। जब ये असल फराहमी में डिले हुआ तो ज़ाहिरी तौर पर ये तमाम मुआहिदा जो होता है उन पब्लिशर के साथ उनकी खिलाफ वर्जी होती है। फिर उन पे कानूनी तौर पर जुर्माने आयद होने थे, जिसके बाद क्योंकि ये जो बिडिंग डॉक्यूमेंट क्लास 10 के तहत इन पर जी बिल्कुल उनको जुर्माने आयद होने थे, मगर जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनके जो जुर्माने हैं वो माफ़ कर दिए हैं और इस सारे प्रोसेस से तकरीबन 100 मिलियन रुपए का जो है सरकारी खजाने को नुकसान हुआ या ठेकेदारों को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। सिप्रा रूल्स की खिलाफवर्जी बताई जा रही है। जुर्माने माफ़ कर दिए गए, दूसरी जानिब देखें तो किताबों की छपाई में ताख़ीर के बावजूद मुतल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ें हैं कि जिस तरह से एक तो निसाबी किताब नहीं छपे, वक्त पर नहीं मिले, और उसके बाद जो है
उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जितने लाखों जो तुलबा थे उनको ये फराहम नहीं हुआ सका, और 1 अप्रैल 2025 को नया तालीमी साल शुरू होना था, उसके बाद उनको देर हुई। ये जो है, जो बताए जा रहे हैं कानूनी माहिरीन की जानिब से कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25A की खिलाफ वर्जी है, जिसमें तालीम, मुफ्त की तालीम लाजमी करार दी गई है इस आर्टिकल के तहत, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इसी तरह से उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। और ये भी कहा गया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 4.8 मिलियन जो किताबी सेट से वो पब्लिश हुए, और ये उनको जो फराहमी थी उस वक्त ये बहाना किया गया कि उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और मामलात नहीं है, तो इसलिए हमें देर हो गई है। और ये दावा किया गया कि मुख्तलिफ प्रेस रिलीज जारी करके कि हमने जो है वो किताब जो है वो तमाम तुलबा को, जो तकरीबन 5 मिलियन का बताया जा रहा है कि वो हमने जारी कर दिए, या उनको फराहम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी सूरत-हाल में भी निगरान हुकूमत में भी 1 अरब रुपए इजाफी पैसे जारी किए गए थे इस सारी प्रोसेस को, ताकि क्योंकि इस सारे प्रोसेस से कोई 12 लाख से ज़ायद जो है वो तुलबा मुफ्त तालीम से महरूम हो रहे थे। इसलिए निगरान हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि उन तुलबा को इस फराहम करने की किताब और निसाब फराहम करने के हवाले से ये इकदाम उठाया गया। मगर बदकिस्मती के साथ उसमें भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, और मुझे याद है कि उस वक्त के सेक्रेटरी जैसे नए आए थे जो मौजूदा हैं, उनकी जानिब से कोशिश भी की गई कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मामला को बेहतर करने की कोशिश करें। मगर बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर सियासी असर रसूख होते हैं और मामलात होते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सके इस मामले में। अगर वो कामयाब हो जाते तो इस वक्त सरकारी खजाने को नुकसान के हवाले ने बात की है, तो 100 मिलियन जो है ना, इट्स अ बिग अमाउंट। तो 100 मिलियन से ज़ायद का जो नुकसान सरकारी खजाने को हुआ है, क्या उसकी तलाफी मुमकिन है? और अगर आप समझते हैं कि हाँ मुमकिन है, तो ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी उस इदारे की है, और उस इदारे को जो उन पर इल्ज़ामात लगते हैं या जो ठेकेदार हैं उनको फ़ायदा देने की अगर कोशिश की गई है तो उनको नोटिस लेना चाहिए था। और क्योंकि जो सेपरा रूल्स के जो क्लास 10 हमने जो मेंशन की है कि बिडिंग जो डॉक्यूमेंट्स की क्लास है, तो उसकी अगर वैल्यूएशन हुई है तो उसके तहत उनके जुर्माने होने चाहिए थे, या उनको जो पेमेंट थी, अदायगी थी, अगर उन्होंने कोई किताब छापा ही नहीं है, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो कानूनी, आईनी या अखलाकी तौर पर उनको जो फंड्स हैं वो जारी नहीं होने थे। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो ये डिले हम हर साल देखते हैं, हर साल देखते हैं किताबों की छपाई में डिले आ रहा होता है। तो ऐसा क्या निज़ामी खलल है कि हर साल सरकारी किताबों की फराहमी में ताख़ीर देखी जाती है, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये जानबूझकर किया जाता है? देखिए, ये वीडियोस, बदकिस्मती की बात है कि हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं, जो हमारे तुलबा हैं, वहाँ पर ये किताबें नहीं पहुँचती हैं। और हमने तो कई ऐसी किताबें देखी हैं कि मार्केट में जो है वो हम कचरे के भाव जो है वो किताबें बेच रहे होते हैं। ऐसी वीडियोस भी मार्केट में आई थी, और ये हकीकत है एक। तो बदकिस्मती की बात है, क्योंकि जब वक्त पर निसाब नहीं मिलेगा, और क्योंकि अब पाकिस्तान सिंध के अंदर क्लास 1 से 10वीं तक इनको मुफ्त जो है वो देना है, निसाब देना है, उसके लिए सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से फंड्स जारी किए जाते हैं हर साल कि आप इस मामले पर जो है वो बच्चों को मुफ्त तालीम देने के हवाले से निसाब वक्त पे छापे, उनको दे दें, उनकी तालीम भी मुतासर ना हो, और जो काम है वो भी होनी चाहिए। यहाँ पर बदकिस्मती की बात है कि जिसका जो काम होता है वो नहीं करना चाहता है, या उसमें जो करप्शन के मामला आ जाते हैं। मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी पहले जो मुकर्रर हुई थी 2021-19 मई को, उसके बाद जब उनको हटाया गया था तो वो खुद कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि चेयरमैन का ओहदा 3 साल तक होना चाहिए। उस पर अदालत की जानिब से 2022 में, नवंबर 2022 में एक जजमेंट दी गई थी कि आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन के लिए आप एक थ्रू प्रोसेस जो एडॉप्ट करें, आप इश्तिहार दे दें, ताकि 3 साल के अरसे के लिए जो क्वालिफाई करे उसको आप रखें, और 3 साल के अंदर ताकि वो पॉलिसीज भी बनाए और मामलात को बेहतर बने।
ये खुद अपनी साहब जो हैं वो उनको हटाए जाने के खिलाफ अदालत में गए थे, अदालत ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया, मगर इनकी जो दोबारा तकर्री हुई है 30 अक्टूबर 2024 को, वो भी एक ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर के तहत हुई है। हालांकि हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस चेयरमैन की जो पोस्टिंग है वो होनी चाहिए थी थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो तहकीकात होगी और जो बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। अगर देखा जाए तो अपने प्रोग्राम में भी हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में माली बदउनवानी के बारे में आपको आगाह किया था और आज उससे मिलती जुलती सूरत हाल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी है। अफसोस कि हमने तालीम को हद से ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। याद रखिए, तालीम सिर्फ किताबें देने से नहीं बल्कि इंसाफ, शफाफियत और नीयत से मुकम्मल होती है। आपकी राय हमारे लिए अहम है, हमें ज़रूर बताइएगा आप क्या समझते हैं, ये निज़ाम की नाकामी है या फिर नीयत की खराबी है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।